जिस प्रकार हमारे जीवन में काम जरूरी है, उसी तरीके से उस काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए विश्राम भी आवश्यक है। क्योंकि काम करने से हमें शारीरिक और मानसिक रूप से जो थकान होती है, विश्राम के द्वारा हम उस थकान को दूर करते हैं और अपने आगे आने वाले काम को और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से हम करते हैं। और अगर हमें विश्राम ना मिले तो हमारा जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाए। तो जीवन में विश्राम बहुत ही आवश्यक है। तो जिस तरह से हमारे जीवन में विश्राम बहुत जरूरी है, उसी तरीके से अगर हम हिंदी भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो इसमें भी विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग ना करें तो भाषा में कोई ठहराव नहीं होगा, और भाषा में कोई ठहराव नहीं होगा तो भाषा ट्रेन की तरह भागती जाएगी, और बोलने वाला भी ठीक से बोल नहीं पाएगा और समझने वाला भी ठीक से अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो हिंदी भाषा में भी विराम चिन्ह बहुत जरूरी है। और विराम चिन्ह के अभाव में अगर हम हिंदी भाषा में विराम चिन्ह का प्रयोग ना करें तो हिंदी भाषा का जो स्वरूप है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। पढ़ने वाला ठीक से पढ़ नहीं पाएगा और लिखने वाला भी ठीक से लिख नहीं पाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि विराम चिन्ह क्या है, इनका अलग अलग तरह के विराम चिन्ह कौन से होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे चिन्ह का हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन हमें उनका नाम नहीं पता। तो आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में जो भी एग्जाम आए, जो भी परीक्षाएं आए और उसमें इस तरह के प्रश्न आए तो आप उसको आराम से आप उसको कर सको। तो मैं पवन मिश्रा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं। विराम चिन्ह, तो नाम से ही पता चल रहा है विराम चिन्ह। तो विराम का क्या अर्थ हुआ? विराम का अर्थ है ठहराव, विश्राम या रुकना। और चिन्ह, लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं इसके, कि मोहन पढ़ रहा है, ताजमहल किसने बनवाया, श्याम आया है। तो ये अलग अलग तरह के जो हिंदी में हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और अलग अलग भाषाओं में भी इस तरह के चिन्हों का प्रयोग होता है ताकि हम भाषा को सही तरीके से हम लिख सकें और पढ़ने वाला भी सही तरीके से उसको पढ़ सके और अर्थ ग्रहण कर सके। ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के विराम चिन्ह कौन से होते हैं। आप सबको पता होगा, आप प्रयोग भी करते होंगे, हो सकता है आपको उनका नाम नहीं पता हो। तो आज हम नाम जानेंगे कि अलग अलग तरह के विराम चिन्ह कौन से हैं। तो सबसे पहले हाँ, आपने इसका आप चित्र से ही आप पहचान गए होंगे कि इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं पूर्ण विराम, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। ठीक है। तो वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो पूर्ण विराम का कब करते हैं? फुल स्टॉप या पूर्ण विराम जब वाक्य को हम खत्म करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, राम घर जाता है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम। पेड़ से हमें फल प्राप्त होता है, या पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग कब किया जाता है? जब वाक्य को खत्म किया जाता है, जब वाक्य को समाप्त किया जाता है। तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का। अब दूसरा चिन्ह, ये तो सबसे आसान है, आप हमेशा इसका प्रयोग करते हैं। तो कौन सा चिन्ह है? प्रश्न चिन्ह, या प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं हम इसको। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे, वह क्या लिख रहा है, ताजमहल किसने बनवाया। अक्सर जब परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं तब भी प्रश्नवाचक चिन्ह, शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तब भी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। कि कल कौन सा पेपर होगा, ठीक है, वो क्या कर रहा होगा। तो जितने भी प्रश्नवाचक हैं उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग होता है, जो आप अक्सर बचपन से करते आए हो। फिर तीसरा है, अरे ये भी आप इसका प्रयोग करते हो, क्या है कहते हैं इसको? इंग्लिश में तो आप सबको पता है कि कोमा कहते हैं, हिंदी में इसको हम किस नाम से जानते हैं? अल्प विराम के नाम से। तो जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। थोड़ी सी देर, जैसे बस चलती है, स्टैंड पे थोड़ा रुकता ही है फिर चढ़ने लगती है। तो जहां थोड़ी देर रुकना पड़े वहां पे अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे नदी, पहाड़, खेत, हवा, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। तो जहां थोड़ी देर रुकना पड़े वहां पे विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको बताया, बस स्टॉप पे रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है। ठीक है। तो कोमा, जहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़े।
और कोमा को अब इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो कोमा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको, अल्प विराम। तो अब आप ध्यान से आप इसको याद रखना कि कोमा अल्प विराम, ठीक है। और इसके बाद, अरे ये भी तो आपको पता है, अक्सर आप प्रयोग करते हो हिंदी में, क्या कहते हैं इसको, आपको ब्रैकेट तो आप सबको पता है, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं कोष्ठक। क्या कहते हैं इसको, कोष्ठक। कि कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए, विश्वामित्र ठहर जा, तो क्रोध से कांपते हुए बोलते हैं, ठीक है। तो हम अक्सर, कई बार होता है कि मान लो कुछ शब्द आपके कोई शब्द लिखा, उसका अर्थ भी लिख बताने के लिए और सरल तरीके से, तो आप इसका कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। धर्मराज, तो धर्मराज किसको कहते थे, युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर का प्रयोग ब्रैकेट में, ताकि बच्चे समझ जाएं कि किसकी बात हो रही है, युधिष्ठिर की। सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो आपको ब्रैकेट तो आप हमेशा बोलते आए हो, लेकिन ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, इस चिन्ह को कोष्ठक कहते हैं, ठीक है। तो आप सबको याद रहेगा, ब्रैकेट को क्या कहते हैं, कोष्ठक, ठीक है। अब इन चिन्ह को क्या कहते हैं, अब इसको हम कहते हैं अर्धविराम, ठीक है। अल्प विराम तो हम समझ गए कि जहां थोड़ी देर रुकना पड़े। अब अल्प विराम, अर्ध विराम में क्या है कि जहां अल्प विराम की अपेक्षा, अल्प विराम मतलब कोमा, तो जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े, वहां पे अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, तो ट्रेन अक्सर बस की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा देर रुक जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि थोड़ी ज्यादा देर रुक के फिर आगे बढ़ती है। तो जहां पे अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा और रुकना पड़े, वहां पे हम अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण क्या है, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। लालिमा का मतलब है कि जो सूर्य की लाली होती है वो खत्म हो गया, और कालिमा अंधेरा छा गया। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो अब हम समझते हैं कि जो पूर्ण विराम है, जहाँ पे वाक्य खत्म हो जाता है, ठीक है। और जहाँ पे अल्प विराम है, जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े, और अर्ध विराम जहाँ थोड़ी देर से अपेक्षा कुछ और अधिक रुकना पड़े, तो वहां पे क्या आता है, अर्ध विराम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्ध विराम, सेमीकोलन, सेमीकोलन, अर्धविराम। उसके बाद हम देखते हैं जो है, इसको हम कहते हैं, अक्सर आप इसका प्रयोग करते हो, इंग्लिश में कोलन, और हिंदी में हम इसको कहते हैं उपविराम। तो आपको पता है, आप अलग अलग जगह पे इसका वाक्य लिखते समय प्रयोग करते हो, कि जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, तो वहां पर उपविराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, जैसे हम कोई शीर्षक लिखते हैं ना, तो वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। कि जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। शीर्षक के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो अक्सर शीर्षक लिखते समय इसका हम प्रयोग करते हैं, और जब किसी कथन को अलग दिखाना हो। तो आप ये समझ गए कि जो ये दो बिंदी आ जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, उपविराम। अब ये भी इस चिन्ह का हम प्रयोग अक्सर कब करते हैं, विस्मय बोधक, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, कब, आश्चर्य के लिए करते हैं। कि यह विस्मयादि बोधक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है, और अक्सर जब हम इसको प्रयोग करते हैं आश्चर्य के लिए, जैसे हाय, ठीक है, आश्चर्य के लिए, अफसोस के लिए, ठीक है। तो इन अपनी उदासी जाहिर करने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए अक्सर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको विस्मयादि बोधक, इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन, और हिंदी में विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको हम कहते हैं। तो हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, हाय, ठीक है। तो इस तरह के, ओह, तो इस तरह के जो शब्द हैं, हम आश्चर्य को प्रकट करने के लिए, शोक को, घृणा को, इन इन चीजों को प्रकट करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, हम जिसका प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि चिन्ह जो है, ये चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है। अव्यय शब्द वो है जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे आ, हाय, इन शब्दों में आप किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, चाहे स्त्री लिंग के लिए हो, चाहे पुल्लिंग के लिए हो, एक शब्द हमेशा ऐसे ही रहे। तो इसलिए इन शब्दों को अव्यय कहते हैं, और ये अक्सर अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये भी आपने देखा होगा, तो इसको हम इंग्लिश में तो डैश आपको पता है, लेकिन हिंदी में डैश को क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह कहते हैं। क्या चिन्ह कहते हैं, निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग
विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह नाम से भी जाना जाता है। तो इसको निर्देशक को डैश को निर्देशक चिन्ह और इसको एक और नाम से जानते हैं रेखा चिन्ह। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे या उदाहरण इस तरह हम प्रयोग करते हैं ना, अनार आम संतरा। तो इसमें हम क्या किया जा रहा है कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे या उदाहरण के पश्चात हम अक्सर इनका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तो अक्सर उस समय हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इन चिन्ह को क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह या रेखा चिन्ह। अध्यापक तुम जा सकते। ठीक है, तो अब अगला जो है इसका, आप इसको भी अक्सर प्रयोग करते हो। तो इंग्लिश में तो हम इसको इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा को बोलते हैं। इसका प्रयोग कब होता है? कि किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अक्सर जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनके जो मुख्य कुछ बातें होती हैं उसको भी हम इन्हीं चिन्हों में उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है। तो देखो तुलसीदास का जो कथन है ज्यों के त्यों लिखा जा रहा है, तो इसलिए उसमें हम किस चीज का चिन्ह का प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग कर रहे हैं कि प्राधीन सपनेहु सुख नाही। ठीक है, कि गुलामी में किसी तरह का सुख नहीं है। भारतेंदु जी ने कहा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी व्यक्ति के, प्रसिद्ध व्यक्ति के जो कथन होते हैं उनको ज्यों करते हैं हम प्रयोग करते हैं, तब अक्सर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अक्सर आप साइकोलॉजी में या आप अलग अलग पोल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में, जब आप किसी जो विचारक होते हैं आप उनके परिभाषाओं को भी लिखते हैं तो इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से हम एक और चिन्ह है, इसको हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। योजक मतलब जोड़ना, हाइफन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जो दो पद होते हैं जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा की। तो इसलिए इसका प्रयोग कब किया जाता है? समस्त पदों के बीच में किया जाता है। तो अक्सर हम इसका भी प्रयोग करते हैं। तो इन चिन्हों को इंग्लिश में हाइफन और हिंदी में हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। इसी तरीके से आप एक कौन सा चिन्ह है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह या साइन या एब्रिविएशन। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं? किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। अब कैसे? जैसे उत्तर प्रदेश को उ प्र, डॉक्टर को ड्र, इंजीनियर को इंजी। तो इस तरह से हम क्या लगा देते हैं? पंडित प के आगे लगा देते हैं, पी के आगे। ठीक है, तो किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए हम उस शब्द का शुरू के जो अक्षर लिखकर इसके आगे हम इस तरह के लाघव चिन्ह हम इसका प्रयोग करते हैं। आप भी अक्सर करते होंगे इसका प्रयोग। तो लाघव चिन्ह, जिसको साइन ऑफ एब्रिविएशन भी कहते हैं, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। इसी तरीके से इसका भी हम अक्सर प्रयोग करते हैं, साइन ऑफ फॉलोइंग, विवरण चिन्ह। कि आप लिखते नहीं कि निम्नलिखित है, इसके उत्तर निम्नलिखित हैं। तो अक्सर साइन ऑफ फॉलोइंग या विवरण चिन्ह को प्रकट करने के लिए इस तरह के चिन्ह को हम प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, वनों से निम्न लाभ है, इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह कहते हैं, क्योंकि फिर हम विवरण देते हैं। ठीक है, तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करते होगे, लेकिन आज आपको नाम पता चल रहा होगा कि इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। फिर अच्छा, एक ये क्या है? उल्टा वी है? नहीं, ये उल्टा वी नहीं है, ये है ओब्लिवेशन साइन, विस्मरण चिन्ह। अक्सर हम क्या करते हैं? विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पे किया जाता है। अक्सर जब हम हिंदी में नहीं लिखते कि हम लिख रहे थे, कोई शब्द बीच में भूल गए, तो उन दोनों शब्दों के बीच में हम लाइन खींचकर उस शब्द को ऊपर लिखते हैं। तो भूले गए शब्द को लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमें रोजाना अपना कार्य करना चाहिए, तो अक्सर हम इन चिन्ह को, ये इस तरह का चिन्ह लगा के, विस्मरण चिन्ह को लगा के ऊपर हम वो शब्द लिख देते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए जो भूल गए शब्द हैं उसको फिर से लिखने के लिए हम दो वाक्यों के बीच इस तरह के चिन्ह लगाकर ऊपर हम उस शब्द को लिख देते हैं। तो विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पे किया जाता है। इसके बाद, अरे ये भी हमें पता है क्या है?
तो इसको हम कहते हैं रिपीटेशन साइन, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। अक्सर कब प्रयोग किया जाता है रिपीटेशन पुनरुक्ति की? उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं पंकज कमल, तो अब सरोज का भी अर्थ होगा कमल, तो हम अक्सर क्या करेंगे, वाक्य ना लिखकर उसके नीचे पुनरुक्ति बोधक चिन्ह हम लिख देते हैं, तो पढ़ने वाला समझ जाता है। नीरज, वो भी कमल होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया पुनरुक्ति बोधक चिन्ह कि जब हम कोई वाक्य बार बार उसकी पुनरुक्ति हो रही हो तो वाक्य की जगह हम इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब इस तरह के चिन्ह का प्रयोग कब करते हो? अक्सर जब हम कोई पेपर कर रहे होंगे अपनी परीक्षाओं में, या कोई हम अध्याय करते हैं, गृह कार्य करते हैं, जो अक्सर जब खत्म हो जाता है तो आखिरी में हम इसका समाप्ति सूचक चिन्ह इसका प्रयोग करते हैं कि किसी अध्याय, निबंध, लेख आदि की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाक्य की समाप्ति पे पूर्ण विराम, और पूरे निबंध लेखन की समाप्ति पर किसका प्रयोग किया जाता है? समाप्ति सूचक चिन्ह। तो इस तरह के चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, जो विराम चिन्ह आपको समझ में आ गया, ठहराव और विराम चिन्ह अलग अलग तरह के होते हैं, तो आपने अलग अलग तरह के जो चिन्ह जो हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और एक चीज और, अच्छे से समझने के लिए आपको इसका अभ्यास भी करना बहुत जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चिन्ह को अपनी कॉपी में बनाकर उसको लिख दीजिए। आप उसको लिखना, तो लिख कर जब आप उसको देखोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। तो आप इस तरह से आप इन चिन्हों को आप अभी आधे एक घंटे के अंदर अगर अभी से अभ्यास करें तो आप कर सकते हो। तो आपको अलग अलग, ये चिन्ह ऐसा नहीं है कि आप कभी प्रयोग नहीं करते हो, आप हमेशा प्रयोग करते आए हो, बस आपको इसका नाम नहीं पता है। ठीक है, तो अब हमें नाम इनके पता चल गए हैं, तो अब अभ्यास के द्वारा हम इसको सीख सकते हैं, ताकि भविष्य में जो भी शिक्षक से संबंधित जो भी पेपर हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कर सकें। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप कोई चैनल, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप अपने कमेंट भी जरूर कीजिएगा, अपने आप जो भी आपकी राय है आप उसको जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।